In this lecture, we will discuss about the magnetic properties of transition metal complexes, and this is the part 4. And in this lecture, we will discuss about the magnetic behavior, the types of magnetic behavior that is shown by the different substances. तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके के मैग्नेटिक बिहेवियर सब्सटेंसेस शो करते हैं। ओके, तो इससे हमें पता चलेगा कि सब्सटेंसेस कितने तरीके के मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और क्यों करते हैं, और क्या ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर हैं क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस इज द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। एंड इन केस ऑफ डायमैग्नेटिज्म, देखिए आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि जब हम किसी सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है B और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है H0। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सब्सटेंस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। और अगर ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से कम हो, ओके, so this induced magnetic field is smaller than the applied magnetic field। इसका मतलब है कि मटेरियल कैसा है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और सब्सटेंस है उसमें क्या है, डायमैग्नेटिज्म है। डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो यहाँ पर देखिए सेंटर, अगर ये सब्सटेंस है तो इस सब्सटेंस से होती हुई कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वैक्यूम के बजाय। देखिए मैग्नेटिक लाइंस हैं ये सब्सटेंस से, अगर हम कंपैरेटिवली देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक लाइन दिखाई है जो कि सब्सटेंस से होते हुए जा रही है। तो इस तरीके के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, नेगेटिव। तो अगर हम ऐसे सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर करें तो वो कैसी आएगी, नेगेटिव। ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का प्रतिकर्षण करते हैं या उसे रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पेयर्ड स्पिन होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को अगर हम टोटल जोड़ें तो ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी हो जाएगी, 0। इसका मतलब स्पिन कैसी है, पेयर्ड है। तो नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट किस वजह से होता है, अनपेयर्ड स्पिन की वजह से। तो यहाँ पर क्योंकि सारी की सारी जो स्पिन है वो पेयर्ड है, इसलिए इसमें कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट। और डायमैग्नेटिज्म जो है वो सभी तरीके के सब्सटेंसेस में होता है, क्योंकि उनमें कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुछ हो सकता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायमैग्नेटिज्म हर तरीके के सब्सटेंस में होगा, क्योंकि हो सकता है कि इनर साइड में उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हों, तो वो सब सब्सटेंसेस में डायमैग्नेटिज्म मिलेगा। नेक्स्ट टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और इनमें जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। और पैरामैग्नेटिज्म किस तरीके के सब्सटेंस शो करेंगे, अगर उनका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इफ इट इज ग्रेटर देन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहेंगे ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सब्सटेंस है उससे होकर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है वो अधिक से अधिक जाएंगी एज कंपेयर टू दी वैक्यूम। तो मोर नंबर ऑफ लाइंस पासिस थ्रू द सब्सटेंस देन बाय द वैक्यूम। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन विद द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इन केस ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है, जो इसकी ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव होती है। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और ये जो सब्सटेंस हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर को अट्रैक्टेड रहते हैं, इसलिए जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से अधिक होता है। पैरामैग्नेटिज्म कहाँ मिलेगा, ये उन सब्सटेंसेस या उन मॉलिक्यूल्स में मिलेगा जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सारे सब्सटेंस में पैरामैग्नेटिज्म नहीं होगा, ये वही होगा जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखें यहाँ पर, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि ये जो स्पिन है वो अपने को क्या करती है, अलाइन करती है।
तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम स्पिन है जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। तो इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे कि ये रैंडम स्पिन है, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे स्पिन क्या होंगी, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो सारी स्पिन एक साइड हो गई, मतलब कुछ ना कुछ उनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो इसलिए जो है, व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड ऑल द स्पिन अलाइंड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई it shows the net magnetic moment. ओके, और ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस भी कहते हैं। और यहाँ पर सेकेंडरी मैग्नेटिक इंटरेक्शंस नहीं होते हैं, जो आप देखेंगे कहाँ पर होते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस। अब आप देखिए मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस किन्हें कहेंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स तो कैसे हैं, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस। लेकिन वो सब्सटेंसेस जिनमें बोथ इंडिविजुअल मैग्नेटिक सेंटर की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और सेकेंडरी इंटरेक्शन की वजह से भी उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंडरी मैग्नेटिक इंटरेक्शन मतलब कि जो जो सेंटर्स हैं, जो मेटल सेंटर्स हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसी नॉन मेटल सेंटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उसमें दो तरीके के सेंटर्स होंगे, एक तो इंडिविजुअल मैग्नेटिक सेंटर, मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंटरेक्शन की वजह से उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, बदल जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस। और सेकेंडरी इंटरेक्शन की वजह से द नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। तो एक तो उनमें प्राइमरी मैग्नेटिक सेंटर होगा और दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी मैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो इस सेकेंडरी मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से या तो मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होगा या मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज होगा। अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होगा देन दीज आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज होगा तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो जो तीसरे तरीके के जो सब्सटेंसेस हो गए वो कौन हो गए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज मैग्नेटिक ऑर्डर इनका होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। और आप ये देखेंगे कि ये कंपोज्ड ऑफ स्मॉल रीजन्स कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन्स। तो हम स्मॉल रीजन्स में उसको डिवाइड करते हैं और उन स्मॉल रीजन्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो देखिए इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए लगभग अलाइनमेंट है, सबकी डायरेक्शन लगभग एक ही ओर है। तो इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इनमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारी स्पिन अलाइंड हो जाएगी, एक डायरेक्शन में हो जाएगी। तो आप देखेंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो भी आप देखेंगे अलाइनमेंट है लेकिन कम है, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अलाइनमेंट पूरा है, स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए कुछ ना कुछ इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई होता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ, आफ्टर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बाद तो इनमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाता है कई सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। तो आप अंतर देख सकते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये रैंडम थे इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो जब जैसे ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो अलाइन हो गए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे रैंडम नहीं है, दीज आर अलाइंड, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो और अलाइंड हो जाएंगे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जानने के लिए हमें डोमेन थ्योरी देखनी पड़ेगी। तो मैं मान सकती हूँ कि ये पूरा एक डोमेन अगर मैं मान लूँ, और इसका देखिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, तो अगर एक ये पार्ट है छोटा सा, इस छोटे से पार्ट में सबका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, फिर कोई छोटा पार्ट होगा उसमें मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे डायरेक्शन में अलाइंड होगा। तो देखिए डोमेन थ्योरी से हम फेरोमैग्नेटिज्म जान सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट डोमेन से दिखाई गई, ये एक डोमेन है, इस डोमेन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की स्पिन की डायरेक्शन इस ओर है। तो वो क्या है, सारे अनपेयर्ड है, उनकी स्पिन की डायरेक्शन इस ओर है। यहाँ पर देखिए ये एक डोमेन हमने ले लिया और इतने हिस्से में क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है,
और इस समय आप देखेंगे सबकी डायरेक्शन इस ओर है। तो आप देखिए पर्टिकुलर डोमेन में जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो क्या है, अलाइंड है। लेकिन अगर हम इस डोमेन को इस डोमेन के साथ देखेंगे तो ये एक दूसरे के अलाइंड नहीं है। तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे कि ये जो डोमेन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अलाइंड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारे डोमेन्स में जो देखिए मैग्नेटिक स्पिन है वो क्या हो गई, अलाइन हो गई। तो इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बहुत हाई मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। और जैसे जैसे हम इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटाइजेशन है फेरोमैग्नेटिज्म, जो कि आप जानते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट और इनके एलॉयज में मिलता है। परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ये, क्योंकि एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो फिर तो ये परमानेंट मैग्नेट की तरह यूज़ होते हैं, उसकी तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है। अब आप देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अगर आप एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को देखेंगे तो आप ये देखेंगे लॉन्ग रेंज मैग्नेटिक ऑर्डर है, बहुत लंबा इसका रेंज है। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार मेटल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, मेटल और जो लिगेंड होते हैं उनके स्पिन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें तो इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर्ड होती है। देखिए ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्पिन को टोटल जोड़ूं तो वो जीरो आएगी। तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो स्पिन है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो है। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर को हाई करें, एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेव एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये आप देखेंगे, मैं आपको टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाऊंगी कि कैसे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में किसका इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे ही हमने मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाई किया तो आप ये देखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाई करने से ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल अलाइनमेंट हो गया इनका, पेयर्ड नहीं हुई स्पिन। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए ऑक्साइड्स जो हैं वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, समटाइम्स सल्फाइड्स। तो आप देखिए ऑक्साइड्स में क्या होता है कि एक एमएन है, फिर ऑक्साइड है, फिर एमएन है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि एमएन में मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एमएन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑक्सीजन में भी मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एमएन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग दिखा देता है। इसकी अगर इसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, नीचे होगी। और जो दूसरा सेंटर होगा जो कि अनपेयर्ड था, उसकी स्पिन और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी क्या होगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो ओवरऑल क्या होता है, जो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो हो जाता है, ओवरऑल स्पिन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि इसका एमएन अनपेयर्ड था, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे और दूसरे सेंटर में भी अनपेयर्ड थे। लेकिन क्या हुआ, ये जो सेंटर है ऑक्साइड, इसके साथ इसने क्या किया, सेकेंडरी इंटरेक्शन किया। और सेकेंडरी इंटरेक्शन से, जबकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन सेकेंडरी इंटरेक्शन से क्या हो गया कि वो कंप्लीटली क्या हो गया, पेयर्ड हो गया, और उसकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो नेट नहीं आया। इस तरीके के मटेरियल्स को क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। पांचवी जो सब्सटेंसेस हैं वो कहलाते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट इज़ नोन एज दी फेरी मैग्नेटिज्म। तो मेन 5 तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक मटीरियल्स। ये जो फेरी मैग्नेटिज्म है ये भी एक लॉन्ग रेंज मैग्नेटिक ऑर्डर का होता है, और यहाँ पर मिक्स्ड टाइप के अलाइंड स्पिन मिलते हैं। तो कुछ की स्पिन जो है वो पैरेलल होती है, कुछ की एंटी पैरेलल होती है। इस वजह से आप देखेंगे कि इन जो फेरी मैग्नेटिज्म होगा वहाँ पर थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये भी मैं आपको अभी एग्जांपल से दिखाऊंगी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे बिहेव्स एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो स्मॉल होता है। ये भी देखिए ऑक्साइड्स हैं, कुछ आयरन के ऑक्साइड्स जो है इसका एग्जाम्पल है फेरी मैग्नेटिज्म का। तो अगर हम इन 3 मटेरियल को देखें, जिनको हम एक तरीके से कैटेगरी में डाल सकते हैं मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस, जहाँ
यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंडरी टाइप के इंटरेक्शन भी होते हैं। तो आप देखेंगे ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो मान लीजिए मैं 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ केवल, तो ये देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन की क्या स्पिन अप डायरेक्शन में है, इन 3 इलेक्ट्रॉन की क्या स्पिन अप डायरेक्शन, मतलब सारे के सारे अप डायरेक्शन में है। तो आप ये देखेंगे कि इसकी एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इन तीनों का, और इन तीनों का एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और इन दोनों का अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, देखिए इतना बड़ा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो ये इसके जो मैग्नेटिक मूवमेंट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, अगर हम 3 मैग्नेटिक मटेरियल में अंतर करें, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है। अगर मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो उसमें क्या होता है, देखिए कि 3 इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर ऊपर है तो 3 इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, नीचे। तो इन 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो स्पिन है वो इसकी डायरेक्शन क्या है, इन तीनों की अगर जोड़ दें तो ये है, इन तीनों की अगर जोड़ दें तो ये है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों की नेट स्पिन क्या होगी, 0। तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0। सो नो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर हम फेरी मैग्नेटिक मटेरियल देखें तो आपने लिखा कि इसमें मिक्स्ड अलाइनमेंट होता है, कुछ पैरेलल होते हैं और कुछ एंटी पैरेलल होते हैं। तो अगर हम केवल 6 इलेक्ट्रॉनों को देखें तो देखिए मान लीजिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड डायरेक्शन में स्पिन है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों की यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स की अपवर्ड डायरेक्शन में है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन का है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इन दोनों को हम देखें, ठीक है, तो इन दोनों को हमने दिखाया, देखिए एक एक ये है, एक की अलाइनमेंट ये है, और ये चारों की जो मैग्नेटिक मोमेंट है इनकी वजह से 0 होगा, क्योंकि 2 की अप डायरेक्शन में स्पिन है और 2 की नीचे की डायरेक्शन में है। तो इसकी वजह से ये, इनकी वजह से तो कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है लो मैग्नीट्यूड का होगा। तो आप फेरी मैग्नेटिक और फेरो मैग्नेटिक में अंतर देख सकते हैं। जो फेरो मैग्नेटिक है वहाँ पर देखिए सब अलाइंड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हाई है, लेकिन फेरी मैग्नेटिक में क्या है कि कुछ पैरेलल हैं और कुछ क्या है, एंटी पैरेलल है। तो ये पैरेलल हैं 2, और यहाँ पर ये 4 जो हैं वो एंटी पैरेलल हैं, इसलिए इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो लो मैग्नीट्यूड का होगा। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज जो आपने देखा, आयरन है, कोबाल्ट है, और निकिल है, और जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो जनरली ऑक्साइड्स हैं, और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कुछ ऑक्साइड्स हैं, जैसे आयरन का ऑक्साइड। तो आयरन के ऑक्साइड्स जो हैं वो क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिज्म होता है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। उसके लिए पेरी क्यूरी ने एक लॉ दिया कि जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपने पढ़ी थी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर हम इसको कांस्टेंट दें, एक इक्वल कर दें, तो C/T, जहाँ पर C क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है, और C की वैल्यू क्या है, n² μ² इफेक्टिव अपॉन 3r। तो आप देखेंगे जो C है कांस्टेंट उसका किससे रिलेशनशिप है, ये हमने पहले भी रिलेशनशिप पढ़ी है। जो हमने इसकी मोलर ससेप्टिबिलिटी अगर हमें पता होगी तो वी कैन कैलकुलेट दी मैग्नेटिक मोमेंट, और अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट पता होगा तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये वही रिलेशनशिप है, इसमें इस पूरे को हमने क्या कह दिया, C, क्यूरी कांस्टेंट। ओके, तो ये आप देखिए टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज क्यूरी लॉ। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। जो मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये क्यूरी लॉ का ओबे करते हैं। तो आपने देखे 3 तरीके के सब्सटेंस देखे, एक देखे डायमैग्नेटिक, अगर हम इसको क्लासीफाई करें, इसका मेजर क्लासिफिकेशन करें तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंस एंड मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल दे डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस हैं, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दे ओबे क्यूरी लॉ, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो ससेप्टिबिलिटी है वो कम होगी। और अगर हम मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस को देखें जो कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल हैं, दे डू नॉट फॉलो क्यूरी लॉ, दे ओबे क्यूरी वीज लॉ। ओके, क्यूरी वीज लॉ क्या है, एक वीज कांस्टेंट आ जाता है, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T माइनस थीटा, वेयर थीटा इज वीज कांस्टेंट, C इज द क्यूरी कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन है एंड इंटरसेप्ट
जीरो नहीं होता है, जो कि आप कर्व से देखेंगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो क्यूरी लॉ का ओबे करते हैं, डायमैग्नेटिक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, केवल ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। उसमें भी आप देखेंगे जो डाइल्यूट सब्सटेंसेस हैं वो क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं, और जो मैग्नेटिकली कंसनट्रेटेड सब्सटेंस हैं दे ओबे क्यूरी वेस लॉ। अब आप देखिए ये ग्राफ बनाया है एक जो मोलर ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाइए, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसकी वैल्यू वही रहेगी। सो जाई एम इज कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे जो 1/जाई का रेशियो है और टी का रेशियो है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। मतलब अगर हम जो मोलर ससेप्टिबिलिटी है उसका अगर रेसिप्रोकल लें तो वो रेसिप्रोकल टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा, मतलब जो जाई एम होगी वो घटेगी। देखिए पैरामैग्नेट, अगर मैं केवल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में कर्व खींचूं तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ाया, मोलर ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज। तो मोलर ससेप्टिबिलिटी देखिए यहाँ पर टेम्परेचर इतना अधिक है और यहाँ पर मोलर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू इतनी कम है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो मोलर ससेप्टिबिलिटी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ पर जो हमने कर्व खींचा है 1/जाई एम टी के बीच में, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पर देखिए आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये जीरो से ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ पर आप देखिए ये लाइन जीरो से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, ये थोड़ा सा इधर से शुरू हो रही है। तो जिस टेम्परेचर से ये शुरू हो रही है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं टीसी, एंड दिस इज टीसी। एंड ये टीसी क्या है? क्यूरी टेम्परेचर। ओके, क्यूरी टेम्परेचर है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में ये क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर। अब आप देखिए फेरोमैग्नेट की अगर हम मोलर ससेप्टिबिलिटी और टी के बीच में कर्व खींचे तो हमें इस तरीके का मिलता है। ये जो कर्व है ये यहाँ पर आप देखेंगे एकदम से जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अगर आप पैरामैग्नेटिक में देखेंगे तो ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, देखिए धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फेरोमैग्नेटिक के केस में एकदम से डिक्रीज होगी और फिर ये यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह हो गई। ठीक है, तो ये टेम्परेचर क्या कहलाता है? क्यूरी टेम्परेचर। अभी मैं आपको एक कर्व से दिखाऊंगी, उससे आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से इस टेम्परेचर के आगे ये कर्व और ये कर्व एक सा है, बट इसके पहले ये कर्व अलग है, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर एकदम से डिक्रीज हो रहा है। अब मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर देखूं, अगर मैं कर्व खींचूं 1/जाई एम एंड टी के बीच में, तो आप देखिए ये ओरिजिनेट यहाँ जीरो से नहीं हो रहा है, बट ये पीछे कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। और जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है इस टेम्परेचर को कहते हैं नील टेम्परेचर, टीएन। यहाँ देखिए ये जो ओरिजिनेट हो रहा है जीरो से, यहाँ देखिए जीरो से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, प्लस साइड में ओरिजिनेट हो रहा है, ये क्यूरी टेम्परेचर है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं नेगेटिव साइड से ओरिजिनेट हो रहा है, ये नील टेम्परेचर है और ये एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। अब आप देखिए यहाँ से ये कर्व देखिए बिल्कुल पैरामैग्नेटिक की तरह, ऐसे ही आप देखिए इस जगह से जो कर्व है ये पैरामैग्नेटिक की तरह है। ऐसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ से जो कर्व है ये पैरामैग्नेटिक की तरह है। ऐसे ही आप एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखिए, यहाँ देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जाई एम इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर देखिए आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इंक्रीज होगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये फिर डिक्रीज होनी शुरू होगी। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है और ये जो कर्व है ये लगभग एक से होंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये देखिए एक सिंगल कर्व में आपको दिखाया है, ये जो कर्व है ये 1/जाई एम एंड दिस टी के बीच में है। और आप देखिए ये जो ग्रीन लाइन से दिखाया है ये डायमैग्नेटिक है, जहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से मोलर ससेप्टिबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को देखें तो यहाँ पर देखिए जीरो से ओरिजिनेट होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज, इसलिए जो इसका रेसिप्रोकल है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
लेकिन अगर मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको पीछे ड्रॉ करूं तो इस जगह से ये ओरिजिनेट हो रहा है। तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं नील टेम्परेचर फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इस टेम्परेचर से अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो देखिए ये कर्व जो है बिल्कुल पैरामैग्नेटिक के पैरेलल है। तो इसका मतलब है इस टेम्परेचर के बाद बढ़ाने पर ये जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है बिल्कुल पैरामैग्नेटिक की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो देखिए यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है कर्व। तो ये टेम्परेचर क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से नीचे ये फेरोमैग्नेटिक की तरह एक्ट करता है, लेकिन इस टेम्परेचर से अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं देखिए तो ये बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ये पैरेलल लाइन है। तो इसका मतलब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं वो क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर उससे बढ़ाएंगे तो दे एक्ट्स एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो नील टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर दे एक्ट्स एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और उनको हम क्या कहते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ये कर्व जो खींचा है हमने वो जाई एम और टी के बीच में खींचा है। दिस इज मोलर ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो आप देखिए ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल डिक्रीज। तो रेड लाइन जो है वो किसकी है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। अगर मैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखूं तो देखिए ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है अभी, और ये जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल इंक्रीज। और जैसे ही एक टेम्परेचर आएगा पर्टिकुलर जिसको नील टेम्परेचर कहते हैं, इस टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखिए लाइन मर्ज हो गई, ये ग्रीन कलर की लाइन इस रेड कलर की लाइन में मर्ज हो गई, मतलब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर मैं फेरोमैग्नेटिक की बात करूँ तो फेरोमैग्नेटिक में देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोलर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी, लेकिन एकदम से एब्रप्ट डिक्रीज होगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, इस टेम्परेचर के आगे ये मर्ज हो गया देखिए इस कर्व में। इसका मतलब है इसके आगे ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। तो देखिए अबव नील टेम्परेचर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एक्ट एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, above Curie temperature ferromagnetic and ferrimagnetic substances acts as पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन अबव डीसी। क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि कंप्लीट रैंडमाइजेशन होता है, तो वो उसकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब हम इस लेक्चर को समराइज करेंगे। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कितने तरीके के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। हमने 5 तरीके के मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े। एक पढ़े डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, जहाँ पर मोलर ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। दूसरे तरीके के जो सब्सटेंसेस थे वो मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस थे, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे, जहाँ पर जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता है और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अधिक होता है ड्यू टू अट्रैक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पॉजिटिव होती है, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तीसरी जो कैटेगरी हमने देखी वो है मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस। और मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस की 3 कैटेगरी हैं। एक है फेरोमैग्नेटिज्म, जहाँ पर आप देख रहे हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, स्पिन पैरेलल होती है। दूसरे तरीके के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इसमें आपने देखे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो कि जनरली ऑक्साइड्स होते हैं, आयरन के नहीं होते हैं बट अदर ऑक्साइड्स आर देयर, जहाँ पर आप देखेंगे कोई नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता ड्यू टू दिस दी कंसनट्रेटेड मटेरियल में क्या होता है कि वहाँ पर सेकेंडरी इंटरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। और तीसरे तरीके के जो मैग्नेटिकली कंसनट्रेशन सब्सटेंस है वो थे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और ये आयरन के ऑक्साइड से हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए छोटा सा बहुत कम मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक में आप देखेंगे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, फेरोमैग्नेटिक में हाई मैग्नीट्यूड, और जो फेरी मैग्नेटिक है उसमें लो मैग्नीट्यूड, एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक में कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। और हमने देखा कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं दे ओबे क्यूरी लॉ। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि जो मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस है दे ओबे क्यूरी वेज लॉ। और आपने देखा कि ये जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की मोलर ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है, और फिर एक टेम्परेचर के बाद ये डिक्रीज होने लगती है और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं नील टेम्परेचर।
और क्यूरी टेम्परेचर क्या है, जिस टेम्परेचर के ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करता है और उससे नीचे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह होता है, उसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और ये जो कर्व है रेड कलर का, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का कर्व है, जहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मोलर ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये सब था मैग्नेटिज्म के टाइप्स के ऊपर, ये हमने देखा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच।